अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर्कुलर मोशन जारी है। आज हम सर्कुलर मोशन से रिलेटेड कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे इस क्लास में। लेट्स डिस्कस। ये देखिए, ये बैंकेट रोड है और इसके ऊपर गाड़ी है, ये उसके ऊपर गाड़ी है। ठीक, आपको पता है कि जो बैंकिंग है, बैंकिंग से क्या होता है, जब आप रोड को बैंक करते हो आपकी नॉर्मल रिएक्शन जो होती है वो आपको इंक्लाइंड मिल जाती है, और उस नॉर्मल रिएक्शन का एक कंपोनेंट यहाँ पे प्रोवाइड करता है नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में देखा, और हमने ये देखा कि बैंकिंग में जो वेलोसिटी होनी चाहिए गाड़ी की या व्हीकल की, वो होनी चाहिए v स्क्वायर इज इक्वल टू g r tan theta, या we can say v is equal to, under root of gr tan theta, isn't it? We can say v is equal to under root of gr tan theta. ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक, अब यहां पे एक मसला आ रहा है। मसला ये है कि अगर आप v को बढ़ाएंगे, अगर आप वेलोसिटी बढ़ा रहे हो, तो क्या हो रहा है, tan थीटा बढ़ नहीं सकता क्योंकि थीटा ये एंगल है, ये बढ़ नहीं पाएगा। g तो एक कांस्टेंट है। अगर v बढ़ेगा r को बढ़ना पड़ेगा, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्व को बढ़ना पड़ेगा। रेडियस ऑफ कर्व बढ़ने का मतलब है आपको एक लंबा टर्न लेना पड़ेगा। लंबा टर्न लेने के लिए ये जो गाड़ी है ये आउटसाइड स्किड हो जाएगी, आउटवर्ड स्किड हो जाएगी। सो द व्हीकल स्किड्स आउटवर्ड्स व्हेन यू इंक्रीज द वेलोसिटी बियॉन्ड दिस वैल्यू। ऑलराइट, अब दूसरा सवाल यहां पे है, इफ द वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी लेस देन v है, ये v से कम है, आप गाड़ी चला रहे हो और वो v इस v के वैल्यू से कम है, तो क्या होगा? what will happen here is the vehicle will slide or it will skid inwards. इस बार स्किड होगा इनवर्स। रीजन सुन लीजिए ऐसा क्यों है, क्योंकि जब v का वैल्यू डाउन हो जाएगा, इसका मतलब है g तो कांस्टेंट है, tan थीटा तो कांस्टेंट है, r भी नीचे आना चाहिए। और r नीचे आने का मतलब है कि जो गाड़ी है, गाड़ी अब जब टर्न लेगी इसका रेडियस छोटा होना चाहिए, और छोटा रेडियस का मतलब है कि जो व्हीकल है ये अंदर खिसक जाएगी, ये अंदर स्किड हो जाएगी। आप समझ रहे हो? सो इट विल स्किड इनवर्ड्स। ठीक है, और अगर आपने गाड़ी को स्किड होने से बचाना है, यहां पे अब कौन बचा सकता है गाड़ी को स्किड होने से? इट इज फ्रिक्शन। It is friction. So again we are going to discuss friction and banking together. Friction and banking together when velocity is less than the designed velocity. जब आपकी velocity, vehicle की velocity less than designed velocity है, तो उस वक्त friction कैसे आपको रोकता है स्किड होने से, और फिर जो मिनिमम velocity है वो क्या होनी चाहिए। यहां पे velocity का एक ही वैल्यू था, this was minimum, this was maximum, but when friction combines with banking, फिर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी का एक वैल्यू मिलता है जो हमें लास्ट क्लास में मिला, आज हमें मिनिमम वेलोसिटी का एक वैल्यू मिलेगा। सो यू कैन ड्राइव द व्हीकल विद वेलोसिटी व्हिच कम्स बिटवीन v minimum and v maximum. That's it. So हम चेक करेंगे कि v minimum वेलोसिटी जो हो सकती है वो कितनी होगी जब फ्रिक्शन एंड बैंकिंग कंबाइन एक्ट करेंगे। Let's see. So friction and banking together. Friction and banking together. All right. So ये आपका इंक्लाइन है, सो ये आपका बैंकेट रोड है, और ये एंगल ऑफ बैंकिंग है, और यहां पे आपकी गाड़ी है जिसका मास है। डिजायर्ड वेलोसिटी और डिजाइन वेलोसिटी है रूट ऑफ gr tan थीटा। If
वेलोसिटी इज लेस देन, इफ वेलोसिटी इज लेस देन v, अगर आपके व्हीकल की वेलोसिटी इस v से कम है तो क्या होगा, तो ये होगा कि जो गाड़ी है, गाड़ी स्किड हो जाएगी इनवर्स, और अगर गाड़ी स्किड हो जाएगी इनवर्स तो जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा आउटवर्ड्स, सो फ्रिक्शन विल एक्ट आउटवर्ड्स। तो ये देखिए इस बार जो फ्रिक्शन की रिएक्शन होगी वो यहां से होगी, सो यहां से फ्रिक्शन लगेगा। गॉट इट। नॉर्मल रिएक्शन तो ऑलरेडी यहां से था ही, ये था नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को रिजोल्व कीजिए, और रिजोल्व करने का तरीका ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे एक वर्टिकल आप ड्रॉ कीजिए, ये एंगल थीटा बन जाएगा, जो ये एंगल वही ये एंगल। इसके बाद एन के कंपाउंड्स ले लीजिए, एक कंपाउंड यहां से आएगा इट इज एन कॉस थीटा, दूसरा यहां से आएगा विच इज एन साइन थीटा। फ्रिक्शन को भी रिजोल्व कीजिए। अगर आप यहां पे एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे, अगर आप यहां पे एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करेंगे लाइक ऐसे, तो अगर ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा है। अब फ्रिक्शन को रिजोल्व कीजिए, यहां से आएगा एफ कॉस थीटा और ऊपर से आएगा एफ साइन थीटा। Isn't it? और नीचे से mg है। और गाड़ी जब टर्न ले रही है वो टर्न ऐसे ले रही है, आपका सर्कल कुछ यहां से है, ठीक है। अब बताइए इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी। Have a look, have a look. ये देखिए इक्वेशन क्या बन जाएगी। n sin theta is towards the center of circle और f cos theta is opposite to that। इससे जो नेट फोर्स आएगा n sin theta minus f cos theta is equal to mv square by r। ये प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, isn't it? है ना, n sin थीटा यहां से माइनस f cos थीटा बन गया नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहां होती है v स्क्वायर बाय r, जिसको आप कहते हो रेडियल एक्सेलरेशन, और इस पूरी टर्म को mv स्क्वायर बाय r, इसको आप सेंट्रीपिटल फोर्स भी कहते हो, राइट। ओके, ऊपर से देखिए, ऊपर से कौन है, n cos थीटा f sin थीटा, वो किसको बैलेंस करेंगे, mg को बैलेंस करेंगे। तो ऊपर से हम लिखेंगे n cos थीटा, ऊपर से हम लेंगे n cos थीटा प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है। सो ऊपर एक इक्वेशन, नीचे दूसरी इक्वेशन, सीधा डिवाइडिंग फर्स्ट विद सेकंड, सो बी लाइक डूइंग लाइक दिस। फिर लास्ट क्लास में जैसे आपने किया था बिल्कुल वैसा ही करेंगे। सबसे पहले ये n कॉमन निकालेंगे और cos थीटा से आप सबको डिवाइड करेंगे, cos थीटा से सबको डिवाइड करेंगे। तो यहां पे हम cos थीटा से डिवाइड करते हैं सबको, अब देखिए, सो यहां से आप लिखेंगे बाय cos थीटा, यहां पर भी बाय cos थीटा, यहां पर भी बाय cos थीटा, यहां पर भी बाय cos थीटा, ठीक। उसके बाद n कॉमन लीजिए, f के बदले आएगा म्यू n, f के बदले क्या आएगा, f के बदले म्यू n, यहां पर मैं लिखता हूं f के बदले म्यू n, f इज इक्वल टू म्यू n। So if f is equal to mu n, that means n कॉमन आएगा न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में। सो न्यूमरेटर में आएगा n कॉमन, साइन में cos बनेगा tan थीटा, f के बदले म्यू n, n ऑलरेडी बाहर है, माइनस रहेगा म्यू, cos थीटा बाई cos थीटा 1, ठीक है। नीचे ऐसे ही कीजिए, नीचे भी n कॉमन, cos थीटा बाई cos थीटा इज 1, f के बदले म्यू n बाहर है, म्यू वहीं पे रहेगा तो बनेगा म्यू, साइन में cos tan थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू m और m जाएगा, ऊपर रहेगा v स्क्वायर, नीचे रहेगा gr, isn't it? सो ये और ये कैंसिल होगा, तो ये बन गई आपकी मिनिमम वेलोसिटी, v स्क्वायर मिनिमम। सो ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे आप गाड़ी चला सकते हो ऑन ए कर्व्ड रोड, जहां पे बैंकिंग भी मौजूद है और फ्रिक्शन भी अवेलेबल है। सो फ्रिक्शन एंड बैंकिंग जब एक साथ एक्ट करेंगे, उस वक्त आपकी गाड़ी की जो मिनिमम वेलोसिटी होगी
वो ये होनी चाहिए। लास्ट क्लास में हमने मैक्सिमम निकाला था, आज हमने मिनिमम निकाला। सो यू हैव the minimum velocity of the you have the minimum velocity with which you can negotiate the curve, and you have the maximum velocity with which you can negotiate the curve. Very important. ये minimum का वैल्यू ऐसे ही पूछा भी जा सकता है, डायरेक्टली पूछा जा सकता है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि minimum velocity का वैल्यू आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा in the form of this expression, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो डेटा देंगे, डेटा में थीटा का वैल्यू दिया होगा, म्यू का वैल्यू दिया होगा, जी आर का वैल्यू दिया होगा, तो वहां से भी आप क्या कर सकते हो, वहां से आप मिनिमम वेलोसिटी का वैल्यू निकाल सकते हो। दिस इज डन, सो दिस इज डन एंड डस्टेड। नेक्स्ट इज बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। आपने भी कई बार देखा होगा जब कोई आदमी साइकिल राइड करता है, बाइसिकल राइड करता है, और जब वो टर्न लेता है, टर्न करने के वक्त वो उसकी बॉडी और साइकिल बेंड हो जाते हैं। यू नो व्हाई? अगेन हम बेंड इसलिए होते हैं ताकि वहां पे जो नॉर्मल डायरेक्शन आ जाए वो नॉर्मल डायरेक्शन इंक्लाइंड आ जाए, और एक बार नॉर्मल डायरेक्शन इंक्लाइंड आ गया उसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल आएगा, एक वर्टिकल आएगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वही प्रोवाइड करेगा सेंटीपीटल फोर्स, एंड एज अ रिजल्ट यू कैन टेक ए सर्कुलर टर्न। राइट, लेट्स विजुअलाइज ये कैसे है। मान लीजिए पहले जब साइकिलिस्ट चल रहा था वो बिल्कुल ऐसे चल रहा था सीधा, और जब वो बेंड करेगा, ये लाइन, ये साइकिलिस्ट है, अब मान लीजिए ये साइकिलिस्ट है, ठीक है, ये आदमी है जो साइकिल चला रहा है और ये बिल्कुल सीधा है साइकिल पे। अब इसे क्या किया, इसने बेंड किया, मान लीजिए इसने ऐसे बेंड किया, इसने ऐसे बेंड किया, ठीक, और जैसे इसने बेंड किया तो ये जब ये बेंड कर रहा है, ये एंगल बना रहा है थीटा, ये एंगल बना रहा है थीटा विद द वर्टिकल। ये हम कहीं से भी ले सकते हैं, ये हम ऐसे भी ले सकते हैं। आप मान लीजिए जब आप बेंड करेंगे, ऐसे ऐसे बेंड करेंगे, ऐसे बेंड करेंगे, ठीक है, या आप ऐसे बेंड करेंगे, डिपेंड्स आप कैसे सर्कुलर टर्न ले रहे हो। अगर आप ऐसे सर्कुलर टर्न ले रहे हो तो आपको ऐसे बेंड करना पड़ेगा, अगर आप ऐसे सर्कुलर टर्न ले रहे हो तो आपको ऐसे बेंड करना पड़ेगा। इट इज लाइक दैट। आप समझ रहे हो? ओके, सो मान लीजिए आपने कैसे ऐसे ऐसे आपने टर्न लेना है, और ये आपने अपने आप को बेंड किया, और ये आपका एंगल बना, ये वर्टिकल है और इसके साथ आपका एंगल बन रहा है थीटा। ऑलराइट, और यहां से आपकी नॉर्मल डायरेक्शन अब आएगी। पहले नॉर्मल डायरेक्शन ये थी जब आप सीधा थे, अब नॉर्मल डायरेक्शन ये आ रही है। ऑलराइट, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, नॉर्मल डायरेक्शन को रिजॉल्व कीजिए, इसको रिजॉल्व कीजिए। जब आप नॉर्मल डायरेक्शन को रिजॉल्व करेंगे, देखिए इस नॉर्मल डायरेक्शन को जब आप रिजॉल्व करेंगे तो एक कंपोनेंट इसका यहां से आएगा, हॉरिजॉन्टल आएगा, ये देखिए, तो यहां से एक कंपोनेंट आएगा जो बनेगा, अगर ये थीटा है तो ये देखिए ऐसे भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर ये थीटा, ये भी थीटा है, तो ये बनेगा n cos थीटा और ये बनेगा n sin थीटा, ठीक है। और जब आपने ऐसे आपने साइकिल को बेंड किया, दैट मीन जो टर्न आप लेने वाले हो वो कुछ ऐसे है, आप कुछ ऐसे टर्न लेने वाले हो। गॉट इट? जब आप ऐसे साइकिल को बेंड करेंगे दैट मीन्स आप ऐसे टर्न लेने वाले हो, तो ये सर्कल आपका बन गया। सो आप देखिए एन साइन थीटा जो है वो बिल्कुल जा रहा है इस टर्न के सेंटर की डायरेक्शन में, तो यही एन साइन थीटा प्रोवाइड करेगा नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो वी राइट एन साइन थीटा इज इक्वल टू mv square by r, where r is the radius of the turn, ठीक। और n cos थीटा क्या करेगा, ये इसके mg को बैलेंस करेगा, क्योंकि साइकिलिस्ट का जो mg होगा वो कैसे होगा, डाउनवर्ड्स होगा। सो mg विल ऑलवेज बी डाउनवर्ड्स, तो यहां से mg आएगा, तो ये बनेगा n cos थीटा इज इक्वल टू mg, n cos थीटा इज इक्वल टू mg। ऑलराइट, ठीक है। Okay, now see that dividing first by second. This is 1, this is 2, dividing first by second. जैसे हम इससे पहले भी करते आए हैं. So n goes, sin by cos is tan theta. So tan theta is equal to v square by gr. So again, v is equal to root of gr tan theta. तो ये है जब साइकिलिस्ट बेंड करेगा उस वक्त उसको किस वेलोसिटी से टर्न लेना पड़ेगा
वो वेलोसिटी का वैल्यू रूट ऑफ जी आर टैन थीटा, जो कई बार ऑलरेडी बाकी प्रॉब्लम्स में भी आ चुका है. दैट मीन्स दिस वैल्यू इज दिस एक्सप्रेशन इज दिस वैल्यू जी आर टैन थीटा, इट हैज बिकम वेरी फेमिलियर बिकॉज ये कॉनिकल पेंडुलम के साथ भी आ गया, ये बैंकिंग के साथ भी आ गया, और ये बेंडिंग ऑफ साइक्लस के साथ भी आ रहा है. v इज इक्वल रूट ऑफ जी आर टैन थीटा. ऑलराइट, ओके. Now what we do is we'll go to the questions. Let's solve some questions. Okay. A cyclist riding the bicycle at a speed of this takes a turn around a circular road of radius 20 root 3 without skidding. Given g is 9.8 meter per second square, what is his inclination to the vertical? ये अगेन आपसे पूछ रहा है कि साइक्लिस्ट जब बेंड कर रहा है उसका जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा विद द वर्टिकल, जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे, उसका वैल्यू क्या है. दैट्स व्हाट वी हैव टू टेल. सी हमने अभी देखा v इज इक्वल टू रूट ऑफ जी आर टैन थीटा, अभी हमने देखा. ठीक है, और वी कैन राइट v स्क्वायर, अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर टैन थीटा. मैंने इसलिए किया क्योंकि हमें कोई वैल्यू निकालना, और वैल्यू निकालने के लिए हमेशा रूट को खत्म करना चाहिए. जस्ट टेक आउट द रूट. इसके बाद अगर आप चेक करेंगे स्पीड 14 रूट 3, दैट मीन जो v स्क्वायर है यह आएगा 14 रूट 3 का होल स्क्वायर. g का वैल्यू इसने खुद कहा है 9.8 ले लीजिए, और r रेडियस ये खुद कह रहा है, रेडियस टर्न का है 20 रूट 3, सो 20 रूट 3 tan थीटा, थीटा हमें निकालना है. ऑलराइट, तो चेक कीजिए क्या आ जाएगा यहां पे. तो ये बनेगा tan थीटा इज इक्वल टू 14 इंटू 14 इंटू रूट 3 का होल स्क्वायर बनेगा ना, 14 रूट 3 होल स्क्वायर, 14 इंटू 14 रूट 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई कीजिए 9.8 इंटू 20 इंटू रूट 3. ठीक है, यहां पे क्या होगा, एक रूट 3 चला जाएगा. फिर चेक कीजिए 2 7s are 14, 2 10s are 20. ठीक है, फिर 2 7s are 14, 2 5s are 10. ठीक, तो ऊपर ये बन रहा है 49 इंटू रूट 3 का वैल्यू हम लिख सकते हैं 1.73. वी कैन राइट इट एज 1. या रूट थ्री रहने दीजिए, रूट 3 रहने दीजिए. 7 7 are 49, नीचे बनेगा 5 8s are 40, 5 9s are 45 and 4 is 49. That's right, 49.0. So 9.8 into 5 ये आ रहा 49. So 49 and 49 goes, आपका tan थीटा बराबर आ रहा रूट 3. So tan थीटा is equal to रूट 3. क्या आपको पता है tan थीटा रूट 3 कब होता है? when theta is equal to 60 degree. So इसका मतलब है theta is equal to 60 degree. Solve it. So this is the right option. Done? Okay. Next question. A stone of mass 3 kg attached to a 1.5 meter long string is whirled around in a horizontal circle at a speed of 6. The tension in the string is. It is like आपके पास एक स्टोन है और आपने उसको एक स्ट्रिंग के साथ अटैच किया है, फिर आप क्या कर रहे हो, फिर आप उसको घुमा रहे हो, आप उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हो. आपको बताना है व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. सो पहले हम क्या करेंगे, व्हाट विल डू इज विल मेक ए हॉरिजॉन्टल सर्कल. हम एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाएंगे. सबसे पहले विल मेक ए हॉरिजॉन्टल सर्कल. और आपको पता है हॉरिजॉन्टल सर्कल हम कैसे बनाते हैं, कुछ ऐसे. सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल सर्कल. और यहां पे ये सेंटर है, ये स्ट्रिंग है, और ये जो है ये वो स्टोन है, ये वो स्टोन है. ठीक, ओके. अब देखिए, ध्यान रखिए.
तो ये आपने पकड़ा है यहाँ पे, ये आपने इसको पकड़ा है, उसके बाद आप इसको व्हर्ल करा रहे हो इन अ सर्कल, ये स्ट्रिंग है, और आप जानते हो टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, तो ये टेंशन की डायरेक्शन होगी, इजंट इट? होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होगी। अब आप ये बताइए, अगर ये टेंशन की डायरेक्शन होगी, बताइए यहां पे कौन सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड कर रहा है? सीधी सी बात है, यहां पे जो सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा वो टेंशन ही प्रोवाइड करेगा, बिकॉज टेंशन इज गोइंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, इजंट इट? कि सर्कल हॉरिजॉन्टल है, अगर हॉरिजॉन्टल सर्कल है तो ये स्ट्रिंग जो आएगा ये हॉरिजॉन्टल आएगा, अगर स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल आएगा तो टेंशन भी हॉरिजॉन्टल आएगा, और यही टेंशन प्रोवाइड करेगा सेंटीमीटर फोर्स, इजंट इट? सो हम सीधा लिखेंगे यहाँ पे T इज इक्वल टू mv² बाय r, वेयर r इज द रेडियस। ठीक, अब वैल्यूज दे दीजिए। स्टून का मास 3, सो m क्या? m इज 3। v स्क्वायर वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, सो यह आएगा 6 स्क्वायर डिवाइड बाय r इज 1.5, हो गया। सो 1.5, 2s are 3, 6 6 are 12, 12 2s are 24, नहीं 6 6 are 36, 36 into 2s are 72, it should be 72 न्यूटन, है ना? बिकॉज 6 6 are 36, 36 into 2, 36 into 2, that is 72. That's right, 72 should be right answer. यहाँ पे 7.2 लिखा गया है, this is not correct, is actually 72, so we should write 72 Newton. So this is the right option. Done? Okay. Next. A body is moving in a circular path with acceleration a. If its velocity gets doubled, then ratio of acceleration after and before the changes. देखिए, जब हम acceleration की बात करते हैं, हम किस acceleration की बात कर रहे हैं in a circular motion? Let's discuss. देखिए एक्चुअली क्या होता है, what I will do is I'll go to the dynamics of circular motion first of all. मैं dynamics of circular motion पे जाऊंगा, dynamics of circular motion. देखिए, जब एक बॉडी मूव करती है इन सर्कल, याद देखिए उसके पास एक एक्सेलरेशन हमेशा होती है, which is called a radial acceleration. Radial is always directed towards the center of the circle. That is, अगर एक बॉडी सर्कल में मूव कर रही है और वो यहाँ पे पहुंची है, the body is here, ठीक, तो याद रखिए इस पे एक एक्सेलरेशन होगी जो डायरेक्ट होगी towards the center of the circle. इस एक्सेलरेशन को आप रेडियल एक्सेलरेशन कहते हो, AR. और ये AR जो होता है, ये रेडियल एक्सेलरेशन बड़ा होता है v² बाय r, v² बाय r. r जो है इस सर्कल का रेडियस है और v इसकी लीनियर वेलोसिटी है. और लीनियर वेलोसिटी आप कैसे दिखाते हो, जहां पे बॉडी पहुंच गई है वहां पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो ये इसकी लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन यहां पे होगी, और ये लीनियर वेलोसिटी यही है v² बाय r, और ये रेडियल एक्सेलरेशन है. ऑलराइट, लेकिन याद रखिए बिसाइड्स रेडियल एक्सेलरेशन एक बॉडी जो सर्कल में मूव कर रही है उसके पास एक और एक्सेलरेशन हो सकती है विच इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, लेकिन वो तब मौजूद होगी बॉडी पे जब बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि ये बॉडी मूव कर रही है इन अ सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड, दैट मींस स्पीड इज नॉट चेंजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, स्पीड इज नॉट चेंजिंग विद टाइम. अगर स्पीड, बॉडी की स्पीड व्हाइल मूविंग इन अ सर्कल डज नॉट चेंज विद टाइम, फिर याद रखिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो. टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज जीरो. रेडियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज देयर. रेडियल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज देयर. लेकिन टेंजेंशियल सिर्फ तब होगी जब उसकी स्पीड चेंज होगी. लेकिन मैं कह रहा हूं बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही है. अगर बॉडी की स्पीड चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब है उसकी सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंशियल नहीं है. ऑलराइट, लेकिन अगर बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है व्हाइल मूविंग इन अ सर्कल, फिर उसके पास दो एक्सेलरेशंस है, वन इज रेडियल एंड अनदर इज टेंजेंशियल. ठीक है, टेंजेंशियल दैट मींस ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन टेंजेंशियल ही होती है. सो ऐसे अगर बॉडी की दोनों एक्सेलरेशंस मौजूद है, रेडियल भी और ये भी, रेडियल भी और ये भी, टेंजेंशियल भी, फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी व्हाट वी आर गोइंग टू डू. अगर मैं यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इस पॉइंट पे, तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी.
अगर बॉडी की स्पीड चेंज हो रही है। फिर जब बॉडी यहां पे पहुंचेगी, यहां पे एक होगी रेडियल, एक होगी टेंजेंशियल। अब सवाल ये है रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कहां से फिर होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर। अगर यहां पे दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं एक साथ, वह इज अ रिजल्टेंट। सीधा आप यूज कर सकते हो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, तो आप यहां पे उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हो। तो मेरे ख्याल से जो रिजल्टेंट होगा वो ऐसे होगा, पैरेललोग्राम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे तो ये डायगोनल होगा उसका, और ये होगी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए। ठीक, और आपने बहुत सारा वेक्टर्स पढ़ा होगा, आपको पता है अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, फिर इनका रिजल्टेंट सिंपली बराबर होता है अंडर रूट ऑफ सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, फिर उनका रिजल्टेंट होता है अंडर रूट ऑफ सम ऑफ देयर स्क्वायर्स। तो हम सीधा यहां पे लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, while at is tangential acceleration, ar is radial acceleration. All right. तो ये आप याद रखिए। Now radial acceleration क्या है? It is v square by r, ये आपको पता है। अब सवाल है what about tangential acceleration? ये tangential acceleration हम कैसे निकालेंगे? ये tangential acceleration के लिए आप याद रखिए at tangential acceleration, this is equal to dv by dt, rate of change of linear velocity. So it is dv by dt. Got it? ठीक, लेकिन अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मौजूद नहीं है तो इसके पहले जीरो आएगा, सो ये बनेगा ए आर स्क्वायर, स्क्वायर और रूट जाएगा, तो ओनली एक्सेलरेशन इज ए आर, वही ओनली एक्सेलरेशन है और वही रिजल्टेंट भी है। लेकिन अगर दोनों मौजूद है फिर ये रिजल्टेंट होगा और ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी। दैट्स इट, इस पॉइंट पे। सिमिलरली अगर बॉडी यहां पे पहुंची, मान लीजिए बॉडी यहां पे पहुंची, ठीक, तो इस यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऐसे होगी, ये आप दिखाइए ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है, और यहाँ पे ये दिखाइए, ये बन गया इसका ए आर रेडियल एक्सेलरेशन। याद रखिए जो रेडियल लाइन और टेंजेंशियल लाइन होती है, एक पॉइंट पे सर्कल के किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक रेडियल लाइन और एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इससे याद रखिए ये ए आर और ए टी ऑलवेज परपेंडिकुलर होंगे, चाहे आप यहाँ पे दिखाएं, यहाँ दिखाएं, कहीं पर भी दिखाएं, और इनका रिजल्टेंट ऑलवेज आप पैरेललोग्राम से निकालेंगे तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे आएगा। सो दिस विल बी द रिजल्टेंट हियर, ये ए होगा, यहाँ पे ये था ए, यहाँ पे ये ए। Got it? और a का वैल्यू इससे आप निकालेंगे। डन? ओके। और ए आर रेडियल एक्सेलरेशन वी स्क्वायर बाय आर, ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन डीवी बाय डी, और इनका रिजल्टेंट ए रूट ऑफ ए आर स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। डन? ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस। Okay, this is the question. A body is moving in a circular path with acceleration a. If its velocity gets doubled, then the ratio of acceleration after and before the changes. देखिए, पहले बॉडी की एक्सेलरेशन थी a और इसकी वेलोसिटी थी v, तो v से a is equal to v square by r। यहां पे इसने वर्ड रेडियल या टेंजेंशियल यूज नहीं किया है। अगर ये वर्ड्स रेडियल या टेंजेंशियल यूज नहीं कर रहा है, देन यू एज्यूम ही इज टॉकिंग ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। अब जाहिर सी बात है, इफ इट्स वेलोसिटी गेट्स डबल, अगर ये वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी डबल हो जाएगी, ये रेडियल एक्सेलरेशन a ये भी तो चेंज होगा। सो आई राइट a डैश इज इक्वल टू 2v, क्योंकि पहले ये था v, अब ये बन गया 2v, बिकॉज वेलोसिटी इज डबल, 2v का स्क्वायर रेडियस वही है r, तो ये बनेगा 4v स्क्वायर बाय r। इसका मतलब है क्योंकि जो v स्क्वायर बाय r है वो ऑलरेडी a के बराबर था, पहले एक्सेलरेशन थी v स्क्वायर बाय r, a इज इक्वल v स्क्वायर बाय r। अब आपने क्या किया, वेलोसिटी को डबल किया। जब आप वेलोसिटी को डबल करेंगे, ये रेडियल एक्सेलरेशन क्या आएगा, 2v का स्क्वायर बाय r, तो ये बनेगा 4v स्क्वायर बाय r, बट v स्क्वायर बाय r के पहले आप लिख सकते हो a, सो इज इक्वल टू 4 टाइम्स a। Got it? इसका मतलब है a dash by a dash by a, आप लिख सकते हो a dash by a। New acceleration, that's after acceleration after and a acceleration before is equal to क्या आएगा वहां पे 4 का मतलब है 4 by 1 और 4 is to 1, 4 by 1 4 is to 1, that means this is the right answer, right? Okay. Next. A motor car is moving with speed of 30 meters per second on a circular path of radius this. If its speed is increasing at the rate of 2 meter per second square, क्या ये नई स्पीड है
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये नई स्पीड है इसकी? नहीं। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। दैट मीन्स इसकी स्पीड चेंज हो रही है एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। इसका मतलब है हर जब हम कहते हैं ना एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देखिए इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है 2 मीटर पर सेकेंड पर सेकेंड। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब है इसकी वेलोसिटी जो है आफ्टर एवरी सेकेंड इट इंक्रीजेस बाय 2 मीटर पर सेकेंड। मैंने से एक्सेलरेशन का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर को आप स्प्लिट कीजिए, इसको आप लिखिए सेकेंड सेकेंड, ठीक है। फिर देखिए इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है इस बॉडी जिसकी एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब है आफ्टर एवरी 1 सेकेंड इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है 2 मीटर पर सेकेंड। इसका यह मतलब है अगर इसकी वेलोसिटी पहले थी 1 मीटर पर सेकेंड, जब 1 सेकेंड हो जाएगा इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड से इंक्रीज हो जाएगी। सो ये बनेंगे 1 + 2 = 3। फिर अगले सेकंड के बाद फिर 2 से इंक्रीज होगी, 3 + 2 5। अगले सेकंड के बाद और 2 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होगी, 5 + 2 7। सो इट गोज लाइक दैट, ठीक है। सो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसका मतलब है इसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। सो ये जो at है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस एक्चुअली इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बॉडी की टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ठीक है। हमें कहना है व्हाट इज रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, और हम अभी बात कर रहे थे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बराबर होता है, अभी बात कर रहे थे रिजल्टेंट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू √ar² + at², isn't it? हम अभी बात कर रहे थे ना। सो AR इज रेडियल, AT इज टेंजेंशियल। रेडियल, पहले हम रेडियल की बात करेंगे। रेडियल आपको पता है रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v² by r, और इसने v दिया है 30। देखिए a motor car is moving with speed 30 मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स की लीनियर वेलोसिटी 30, v is 30, तो ये बनेगा 30 का स्क्वायर डिवाइड बाय r is 500, isn't it? 500, तो ये बनेगा 900 डिवाइड बाय 500, 0 0 कैंसल, 9 by 5 is मेरे ख्याल से 1.8, yes, is 1.8. So A is equal to AR² + AT². Now AR के बदले आप लिखेंगे 1.8 का स्क्वायर, so you'll be writing 1.8 का स्क्वायर प्लस AT टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो 2 है, +2 का स्क्वायर, है ना। तो 2 2s are 4, मेरे ख्याल से इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? 2 2s are 4, 1 18 8s are this, तो मेरे ख्याल से इट शुड बी, देखिए 2.5 तो नहीं आएगा क्योंकि उसमें उसके लिए होना चाहिए था 6.25। मेरे ख्याल से दिस इज द राइट ऑप्शन, यस 2.7, ये 2.7 के बराबर आएगा, यू चेक, तो आई गेस दिस शुड बी द आंसर, यस दिस इज द आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, a particle of mass 5 kg moves in a circle of radius 20 cm, its linear speed at a time t is given by this, ठीक, v is equal to 40, the net force acting on the particle at t is equal to 0.5 second is। देखिए जब एक पार्टिकल सर्कल में मूव करता है उस पर जो नेट फोर्स होता है, याद रखना चाहिए उस पर नेट फोर्स होता है F is equal to ma रिजल्टेंट। अगर बॉडी पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है फिर ये A रिजल्टेंट आएगा A रेडियल, और A रेडियल बराबर होता है v² by r, तो एज ए रिजल्ट ये बनेगा mv² by r, जिसको आप कहते हो सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ तब होगा जब बॉडी पे सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन होगी, टेंजेंशियल नहीं होगी, that means the body is moving with constant speed. But here you can see v is equal to 40, that means जो बॉडी की वेलोसिटी है वो constant नहीं है, it is changing with time। अगर बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है विद टाइम, फिर बॉडी के पास दोनों एक्सेलरेशंस मौजूद है, रेडियल एक्सेलरेशन भी और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी। तो तब याद रखिए आप कि बॉडी पे जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स होगा मास इंटू रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, और आप जानते हो कि ये जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, रिजल्टेंट ए रिजल्टेंट बराबर है √of AR² + AT², ऑलराइट, ठीक है। ओके, नाउ ए रिजल्टेंट AR रेडियल एक्सेलरेशन की हम बात करें, रेडियल एक्सेलरेशन आपको पता है रेडियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v² by r, ठीक।
और v के बदले अब आप चेक कीजिए कि v, देखिए v यहाँ पे वैरी कर रहा है, v यहाँ पे वैरी कर रहा है ना, v इज चेंजिंग विद टाइम। सो आपने v का वैल्यू लेना है एट t इज इक्वल टू 0.5। वो हम कैसे ले सकते हैं, हम v की इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे। सो v स्क्वायर के बदले आप लेंगे v स्क्वायर की इक्वेशन दैट्स 4t। सो यू राइट 4t का होल स्क्वायर डिवाइड बाय r रेडियस इसका कितना है 20 सेंटीमीटर, दैट्स 20 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2। ठीक है, अब पुट कीजिए t का वैल्यू, t का वैल्यू 0.5। सो ये आएगा 4 इंटू 0.5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 20 इंटू 10 रेज पावर माइनस 2। तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर, 4 इंटू 0.5 2 का स्क्वायर 4, तो इट विल बिकम 4 डिवाइड बाई 20, और ये 10 रेज पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा, ये 100 बन जाएगा। 100 इंटू 4 इज 400। सो 400 बाई 20 इट इज इक्वल टू 20। सो मिल गया आपको रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन इज 20। गॉट इट। सो रेडियल एक्सेलरेशन आपको मिल गया। अब आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और हम बात कर चुके हैं कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इट इज dv बाई dt। सो आप लिखेंगे d बाई dt, v के बदले 40। तो ये बनेगा d बाई dt ऑफ t इज 1 इंटू 4 इट इज इक्वल टू 4, isn't it? So tangential acceleration dv by dt, v की differentiation 40 है, v is equal to 40 की differentiation 4 आएगी। So d by dt of 40 is 4। तो ये बन गया tangential acceleration, ये बन गया radial acceleration, और दोनों को यहाँ पे ले लीजिए। So ये बनेगा रूट ऑफ ar स्क्वायर के बदले आप लिखेंगे 20 का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल के बदले आप लिखेंगे 4 का स्क्वायर। तो ये बनेगा 20 400 प्लस 16, तो ये बनेगा रूट ऑफ 416। और रूट ऑफ 416 मेरे ख्याल से बराबर होगा, अगर आप चेक करेंगे मेरे ख्याल से ये होना चाहिए 4 4 16। एक मिनट चेक करते हैं रूट ऑफ 416। सो रूट ऑफ 416 हमें चेक करना, हम ऐसे करते हैं 416, फिर ऐसे 2 20s are 2 8s are, ठीक है, फिर 2 4s are 2 5 2s are 2 26 are 26 में फिर 30 रहेगा नहीं। सो इन दो के बदले 1 2, इन दो के बदले 1 2, 2 2s are 4, तो ये बनेगा 4 रूट 26। That's right, 4 root 26. So let's go back, 4 root 26. तो ये आ रहा है 4 root 26। तो ये बन गई आपकी resultant acceleration, A resultant। This is a resultant। लेकिन आपको याद है आपको निकालना क्या था, आपको निकाला था फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स, द नेट फोर्स आपको निकाला था। सो आपने पहले ही कहा कि नेट फोर्स है, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। आपने पहले ही कहा था नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। और अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे वो आपका आएगा मास, इस बॉडी का मास कितना है 5 kg। सो राइट 5 इंटू रिजल्टेंट एक्सेलरेशन 420 रूट 6, 420 root 6, 4 root 26. So 5 4s are 20, so it is 20 root 26 Newton. कोई ऑप्शन है? Yes, there is option 20 root 26 Newton. That's it. Done. ठीक, सो दिस वाज द डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसमें आपने ख्याल रखना है कि रेडियल एक्सेलरेशन कब मौजूद है, वो सिर्फ तब मौजूद होगी व्हेन देयर इज नो इंक्रीज और डिक्रीज इन स्पीड, व्हेन देयर इज नो चेंज इन स्पीड, द ओनली एक्सेलरेशन एक्टिंग विल बी रेडियल। लेकिन अगर स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, देन देयर विल आल्सो बी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और दोनों का रिजल्टेंट ऑलवेज यहाँ से आप निकालेंगे। सो दैट्स इट for the dynamics of circular motion. Thank you very much.